क्लोज कॉम्बैट शुरू होने ही वाला था। जैसे ही ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन ने सूपिंग को देखा, उसने बस एक नजर डाली। यह देखते ही कैप्टन भी सन्न रह गया। वह हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, यह जगह बहुत डेंजरस है, तुम क्या करने जा रहे हो, वापस जाओ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बस एक भारी सी ग्रंट सुनाई दी। सूपिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन पर कई पंचेस जड़ दिए, बस वार्म अप के लिए। अगले ही पल वह फियर्स बीस्ट अपने आर्म्स, टेल, लेग्स सब कुछ कटते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। शिप को प्रोटेक्ट कर रहे पेट वॉरियर्स यह नजारा देखकर दंग रह गए। पसीना छूट गया, मुंह खुले के खुले रह गए। उस बड़े बीस्ट को मारने के बाद भी सूपिंग के पूरे शरीर से एस्ट्रल एनर्जी की लहरें निकल रही थीं। उसकी आंखें फैल गईं और वह बचे हुए रॉक आर्मर बीस्ट की तरफ घूर कर देखने लगा। रैंक 9 ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन की लाश देखते ही वे इतने डर गए कि सचमुच उनकी हालत खराब हो गई। डिसअपियर का बटन दबाते ही पल भर में एक भी बीस्ट वहां नहीं बचा। सूपिंग ने कोई गुड बाय नहीं कहा। वह हल्के से ट्रेन की छत पर उतरा। उसकी नजरें अब भी उन बीस्ट्स की दिशा में जमी हुई थीं जो भाग चुके थे। पेट वॉरियर कैप्टन खुशी से हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद देने लगा। इतनी आसानी से सब खत्म हो जाएगा, सोचा नहीं था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भारी कैजुअलिटीज झेलनी पड़ी हैं। सूपिंग ने बस कैजुअल अंदाज में जवाब दिया, छोटी सी बात है, क्या यह ट्रेन जर्नी हमेशा इतनी डेंजरस होती है? कैप्टन ने थोड़ी ऑकवर्ड मुस्कान के साथ कुछ शर्मिंदा सा होकर कहा, नॉर्मली यह बहुत सेफ होती है। ज्यादातर सिर्फ रैंक 6 और रैंक 7 रॉक टाइप फियर्स बीस्ट्स मिलते हैं। जहां तक रैंक 9 ब्लैक पॉइजन टाइड ड्रैगन की बात है, वो आमतौर पर इतनी डीप अंडरग्राउंड कभी नहीं आता। नॉर्मली जितना ज्यादा डीप अंडरग्राउंड जाते हैं उतने ही कम क्रीचर्स मिलते हैं। ब्लैक पॉइजन 100 टाइड ड्रैगन के पास रैंक 9 कॉम्बैट पावर होती है, इतनी कि वो जमीन पर खुलेआम रन रैम्पेंट कर सके। अगर ऐसा बीस्ट भी यहाँ नीचे भागकर छिपने को मजबूर हो गया है तो साफ है कि ऊपर कुछ ऐसा मौजूद है जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। अब जाकर सूपिंग को चैन से अपनी फ्रूट केक की प्लेट खाने का समय मिला। खाते खाते उसके दिमाग में कैप्टन की कही हुई बात घूम रही थी। ऊपर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये सारे फियर्स बीस्ट्स इस दुनिया में घुसने पर मजबूर हो रहे हैं। इसका मतलब साफ था, लॉन्ग हॉन्ग सिटी की मौजूदा प्रोटेक्शन लेवल बिल्कुल भी काफी नहीं है। सूपिंग मन ही मन सोचने लगा, जब वापस जाऊंगा तो गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना होगा और उनके लिए पेट नर्चरिंग खुद संभालनी पड़ेगी। इससे सिटी की सेफ्टी भी बढ़ेगी और मेरा मार्केट भी एक्सपैंड होगा। आखिरकार वॉल्स के बाहर अब ऐसी चीज सामने आ चुकी है जिससे इवन रैंक 9 फियर्स बीस्ट्स तक डर रहे हैं। उसे काउंसिल चेयरमैन की वो बात याद आई जब उन्होंने कहा था कि लॉन्ग हॉन्ग बेस सिटी अभी सिर्फ लेवल बी पर है। सूपिंग ने सोचा, एलजे को कम से कम लेवल ए बेस सिटी तक तो बिल्ड करना ही पड़ेगा, तभी उसे स्टेबल कहा जा सकेगा। अगली सुबह लाउड स्पीकर की आवाज गूंजी, ट्रेन होली लाइट बेस सिटी पहुंच चुकी है, सभी पैसेंजर्स कृपया अपना सामान लेकर उतर जाएं। सूपिंग के पास कोई लगेज नहीं था, इसलिए वो अकेला ही उतर गया। इत्तेफाक से उसके बगल में ही जांग लिंगोंग भी उतर रही थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, क्या आप भी होली लाइट सिटी से हैं? सूपिंग ने सादा सा जवाब दिया, मैं बस यहाँ वर्क के लिए आया हूँ। फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का रास्ता पता है? सवाल बिल्कुल नॉर्मल था, मगर एक नर्चरिंग मास्टर से ऐसा पूछना थोड़ा अजीब। जांग लिंगोंग हंस पड़ी, तुम सच में फनी हो। ऐसा कौन सा नर्चरिंग मास्टर होगा जिसे नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन का पता न हो? किस्मत से जांग लिंगोंग खुद भी वहीं जा रही थी। उसने आराम से कहा, अगर चाहो तो कन्वीनियंस के लिए मेरे साथ चल सकते हो। कुछ पल बाद दृश्य बदलकर हेवनली ड्रैगन एकेडमी पर आ गया, जहां जान लिंग पढ़ रही थी। सीडिया में इस अकादमी को जमीन का एक बेहद विशाल हिस्सा दिया गया था। लजांग सिटी की फीनिक्स माउंटेन एकेडमी के मुकाबले यह शायद 4 या 5 गुना बड़ी थी। गेट के बाहर सैनिक पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने सूपिंग और जांग लिंगतोंग को आते देखा, उन्होंने उन्हें अंदर जाने से पहले स्कूल बैज या ट्रेनिंग पेपर्स दिखाने को कहा। जांग लिंगतोंग ने अपने हाथ में कुछ उठाकर दिखाया, जिससे यह साबित हुआ कि वह इस स्कूल में पढ़ने वाली एक नर्चरिंग मास्टर है। तभी उसे अंदर जाने दिया गया। लेकिन जब सूपिंग की बारी आई तो उसे रोक लिया गया। न तो उसके पास कोई कागजात थे और न ही कोई बैज, इसलिए वे उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तब सूपिंग ने कहा, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये है, क्या ये चलेगा? इतना कहकर उसने अपनी जेब से वह ब्लैक इनविटेशन निकाल लिया। जैसे ही गार्ड्स ने उस डिवाइन इनविटेशन को देखा, वे चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, पसीना निकल आया। उन्होंने तुरंत पूरे सम्मान के साथ उस सम्मानित अतिथि को अंदर आमंत्रित किया। वह दृश्य देखकर साफ समझ में आ गया कि वह इनविटेशन कितना ज्यादा वीआईपी था। सूपिंग ने इनविटेशन वापस अपनी जेब में रख लिया। उसके पास खड़ी जांग लिंगतोंग की आंखें हैरानी और एडमिरेशन से चमक रही थीं, मानो उनमें सुनहरे सितारे तैर रहे हों। जो लोग नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन से इनविटेशन पाते हैं, वे इस फील्ड के जाने माने लोग होते हैं। क्या ये भी कोई नर्चरिंग मास्टर है? कहीं ये कोई छुपा हुआ बुजुर्ग एक्सपर्ट तो नहीं? अरे लड़की, ज्यादा नॉवेल्स मत पढ़ा करो।
मैं साफ कह सकता हूँ कि मुझे नर्चरिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, वरना मेरे पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं होता। जांगलिंग तोंग को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने गाल फुलाते हुए कहा, कोई एमेटर भला नर्चरिंग मास्टर एसोसिएशन से इनविटेशन कैसे पा सकता है। सुपिंग ने आंखें बंद कर लीं और फिर बेरुखी से कहा, मानना है या नहीं वो तुम्हारी मर्जी। यह देखकर कि वह काफी जिद्दी है, जांगलिंग तोंग ने बात बदल दी। अभी उधर स्टेडियम में एक डेमोन्स्ट्रेशन मैच चल रहा है, क्या तुम देखने चलोगे? हाँ ठीक है। सुपिंग ने तुरंत हामी भर दी। वह भी हेवनली ड्रैगन एकेडमी के अंदर की हालत देखना चाहता था, खासकर उस स्पेशली डिजाइन ट्रेनिंग ग्राउंड को। खास तौर पर पेट्स के लिए बनाए गए इस मैदान में सभी कंटेस्टेंट्स अपने अपने पेट्स के साथ ओपोनेंट के हमले का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे। फॉरेस्ट एप सुआन और एश्विन स्पैरो के बीच होने वाला मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। सुपिंग ने जिज्ञासा से पूछा, तो नर्चरिंग मास्टर्स के मैच में भी हर इंसान एक बैटल पेट को मैदान में लाता है? ये तो काफी हद तक पेट वॉरियर्स के मैच जैसा लग रहा है। इस पर जांगलिंग तोंग ने समझाया, दिखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दरअसल ये सभी वाइल्ड बैटल पेट्स होते हैं जिन्होंने किसी मास्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होता। नर्चरिंग मास्टर्स के मैच का पहला टेस्ट एनिमल टेमिंग एबिलिटी को परखना होता है। इसमें देखा जाता है कि कौन सबसे पहले पेट को टेम कर सकता है। नियम ये है कि पेट को मुंह में खाना पकड़कर 5 मिनट तक बिना निगले रखना होता है। सुनने में समय कम लगता है, लेकिन किसी वाइल्ड बीस्ट को अपने सामने रखे खाने के बावजूद धैर्य से इंतजार करवाना बेहद मुश्किल काम है। इसके बाद तय समय के अंदर स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी की तुलना की जाती है। मैदान में पहले से तैयार स्पेशल नर्चरिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके पेट के शरीर के किसी भी हिस्से को अस्थायी रूप से मजबूत किया जाता है और फिर दोनों पेट्स को आपस में लड़ाया जाता है। मैच में देखा गया कि पक्षी के पंखों को मजबूत किया गया था, जिसकी वजह से वह बहुत तेजी से उड़ रहा था। फॉरेस्ट एप उसकी रफ्तार का जरा भी सामना नहीं कर पा रहा था। वह पूरी तरह डिफेंसिव स्थिति में आ गया और लगातार हमले झेल रहा था। एक बार सीधे किसी खतरनाक जगह को निशाना बनाकर किया गया। लगा कि अब सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक एप की पीठ पर कांटे उगने लगे, बिल्कुल शाही की तरह। असल में जिस हिस्से को स्ट्रेंथन किया गया था वह उसकी पीठ थी। जब पक्षी उड़कर एप की पीठ पर चोंच मारने आया तो उन कांटों ने उसके पेट में छेद कर दिया। वह दर्द से चीख उठा और पूरा मैदान गूंज गया। तभी सुपिंग को समझ में आया कि नर्चरिंग मास्टर्स का मैच ऊपर से भले ही बीस्ट फाइट जैसा दिखता हो, लेकिन असल में यह इस बात की परीक्षा होती है कि कौन पेट की पोटेंशियल को बेहतर तरीके से समझ सकता है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज इसिस करके सबसे उपयुक्त स्ट्रेंथनिंग कर सकता है। मैच देखते देखते अचानक 3 लोग वहां आ गए। बीच में खड़े व्यक्ति ने कहा, लिटिल जोंग, तुम कब वापस आई? जी नमस्ते टीचर, मैं अभी अभी लौटी हूँ, जान लिंगोंग ने जवाब दिया। टीचर का चेहरा काफी सौम्य था। फिर उन्होंने कहा, मैच देखना ऑब्जर्वेशन एबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन अगर इस बार भी तुम्हारा थीसिस पास नहीं हुआ तो ग्रेजुएट होना मुश्किल हो जाएगा। ये साफ तौर पर दिल को चुभने वाली बात थी। टीचर के पीछे खड़े हरे बाल और पीले बाल वाले 2 लोगों ने जान लिंगोंग का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैच कितने भी देख लो, तुम तो अब भी एनिमल टेमिंग तक पास नहीं कर पाती। वही डरपोक टाइप हो। सही कहा, यहाँ खड़ी रहने की जरूरत नहीं है, जल्दी वापस जाओ। वे दोनों उसे घेर कर सबके सामने उसका अपमान करने लगे। जंग लिंगोंग का पीड़ित चेहरा देखकर लग रहा था कि वह इस तरह की बुलिंग की आदी हो चुकी है। चाहे शब्द कितने भी कठोर हों, वह बस हाँ कह देती थी, जवाब देने की हिम्मत नहीं करती थी। एक व्यक्ति आगे आकर उन तीनों के बीच खड़ा हो गया। उसने जांग लिंगोंग के पक्ष में बोलते हुए कहा, मैंने इसे एनिमल टेम करते देखा है और इसने बहुत अच्छा किया था। इसमें कोई समस्या नहीं थी। उल्टा तुम लोग यहाँ आकर शोर मचा रहे हो और मुझे मैच देखने से परेशान कर रहे हो। वे दोनों अचानक सामने आए इस काले कपड़ों वाले व्यक्ति को घूरने लगे। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि सुपिंग कौन है। इसके बाद वे दोनों अपनी जगह बदलते हुए आगे बढ़े।